पहले क्लास में, इससे पहले हमने क्लास में किया था वन्य जीव और वन और वन्य जीव संसाधन स्टार्ट किया था। अब आगे हम करते हैं कि बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने के से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है बक्सर टाइगर रिजर्व? पश्चिम बंगाल में डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव, हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है जो एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा अब आगे, भारतीय वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन और वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। आगे है अब नेक्स्ट जो हम करना है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की महत्वपूर्ण वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई थी, परंतु 1995 में इनकी संख्या घटकर 3600 तक पहुंच गई। भारत में 32,137.141 किलोमीटर पर फैले हुए 39 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राज वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत के बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अब कि आरक्षित वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन का या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन्य विभाग अथवा वन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सेकंड है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं।
समुदाय और वन संरक्षण। समुदायों के द्वारा वनों का जो संरक्षण किया जाता है उसको कहते हैं समुदाय। और समुदाय किस प्रकार वनों का संरक्षण कर रहे हैं। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थानों के संरक्षण में जुटे हैं। इससे क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी थी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वन पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस प्रकार अपने जो वन्य जीव वनस्पति है उसका किस प्रकार से बचाव करते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करता है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग भी घुसते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पेड़ की पूजा करती हैं। इनमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को सीमित संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों में आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान के विश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और भूरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नेक्स्ट है हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। कहाँ पर रहता है यह? हिमालय में। चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास एवं व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। तो यहाँ पर ये लेसन पूरा हो गया है। आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको अपनी कॉपी पर करना है।